हेलो स्टूडेंट्स, अपन ने इससे पहले वाली क्लास में अपन ने टॉपिक किया था ऊष्मागतिकी ताप पैमाना। ठीक है, इससे आगे अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आज का टॉपिक होगा अपना क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। ठीक है, आज की टॉपिक होगा क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। बीएससी पार्ट सेकंड में ही चल रहा है। ठीक है, आज का टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्लैपेरॉन इक्वेशन। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में उसके लास्ट का रिजल्ट निकालेंगे कि क्लासियस-क्लैपेरॉन समीकरण का फाइनली रिजल्ट क्या आता है, और यह भी आपकी एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट इक्वेशन है। इससे रिलेटेड आपकी एग्जाम में पूछा जाता है कि क्लासियस-क्लैपेरॉन समीकरण का व्यंजक उत्पन्न कीजिए तथा गलनांक तथा क्वथनांक पर दाब का प्रभाव को समझाइए। ऐसा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखते हैं, इसको स्टार्ट करने से पहले अपन क्लासियस-क्लैपेरॉन समीकरण का एक प्रावस्था आरेख समझते हैं। प्रावस्था आरेख देखते हैं। इसकी दो प्रावस्थाएं होती हैं, एक प्रावस्था फर्स्ट और एक प्रावस्था सेकंड होती है। और क्लासियस-क्लैपेरॉन समीकरण का प्रावस्था आरेख प्रेशर और टेम्परेचर के मिड में, बीच में, मध्य में बनाया जाता है। तो देखते हैं, मैं बता रहा हूं इसका प्रावस्था आरेख। देखो यहां पे प्रेशर P, ये टेम्परेचर T के मध्य में यह आरेख बनाया जाता है। इस आरेख में एक संतुलन की स्थिति होती है, यानी कि गिब्स फलन G1 बराबर होता है G2 के। तो जब G1 गिब्स फलन G2 के इक्वल में होते हैं तो यह स्थिति होती है, वह संतुलन की स्थिति होती है। कौन सी स्थिति होती है? संतुलन की प्रावस्था होती है। संतुलन प्रावस्था होती है जब गिब्स फलन एक दूसरे के बराबर होते हैं तो वह स्थिति संतुलन की प्रावस्था कहलाती है। और जब G1 से बड़ा होता है G2, क्या? जब G1 से बड़ा होता है G2 तो ऐसी प्रावस्था को प्रावस्था फर्स्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जब G1 से बड़ा होता है G2 तो ऐसी प्रावस्था फर्स्ट प्रावस्था कहलाती है। और जब G1 बड़ा होता है G2 से तो ऐसी कंडीशन में यह प्रावस्था सेकंड कहलाती है, या ऐसी स्थिति को सेकंड प्रावस्था कहा जाता है। ध्यान रखना कि यह क्लासियस-क्लैपेरॉन समीकरण का प्रावस्था आरेख है। इस आरेख में एक संतुलन की प्रावस्था होती है, और संतुलन की प्रावस्था तब होती है जब एक गिब्स फलन दूसरे गिब्स फलन के बराबर में होते हैं तो वह स्थिति संतुलन की प्रावस्था कहलाती है। और जब G1 से बड़ा होता है G2 तो ऐसी प्रावस्था को प्रथम प्रावस्था या फर्स्ट प्रावस्था कहा जाता है। और जब G1 बड़ा होता है G2 से, यानी कि एक गिब्स फलन दूसरे गिब्स फलन से बड़ा होता है तो ऐसी प्रावस्था को सेकंड प्रावस्था कहा जाता है। और जब मैंने कहा कि जब संतुलन की प्रावस्था पे माना कि ऐसे बिंदु उपस्थित होते हैं, यहाँ पे इसको नोट कर दिया A बिंदु, इसको नोट कर दिया B बिंदु, और इसको नोट कर दिया C बिंदु। चाहो तो अपन, लेकिन यहाँ पे क्लासियस-क्लैपेरॉन समीकरण
बिंदु ए और बी के मध्य ही निकालेंगे। आप चाहो दो बिंदुओं के मध्य ही क्लॉसियस-क्लैपेरॉन समीकरण को व्युत्पन्न किया जा सकता है। दो बिंदुओं को लेकर ही, दो बिंदुओं पर ताप और दाब को लेकर के ही क्लॉसियस-क्लैपेरॉन समीकरण का व्यंजक उत्पन्न किया जा सकता है। तीन बिंदुओं पर यह नहीं किया जा सकता है, तो चाहे आप ए से लेकर के सी बिंदु पर ले लो और चाहे ए से लेकर के बी बिंदु पर ताप और दाब लेकर के अपन क्लॉसियस-क्लैपेरॉन समीकरण का व्यंजक प्राप्त किया जा सकता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए छात्रों अपन इसका व्यंजक उत्पन्न करेंगे और इसका व्यंजक स्टार्ट करते हैं। तो इसका व्यंजक स्टार्ट करने से पहले अपने को देखना होगा कि मैंने कहा कि यदि बिंदु बी पर क्या कि माना कि बिंदु ए पर, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से सुना, कि बिंदु ए पर ताप व दाब होगा। क्या बिंदु ए पर ताप व दाब होगा, बिंदु ए पर ताप व दाब होगा, तो इसको निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। वो कैसे? कि जब बिंदु ए पर ताप व दाब हो तो इसको लिख सकते हैं G1 T1P इक्वल टू G2 T1P के द्वारा लिखा जा सकता है। और यह इक्वेशन क्या कहलाती है? इसको अपन ने नाम दिया, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट नंबर से इसको डिनोट कर देते हैं। जिस प्रकार से बिंदु ए पर ताप और दाब का मान निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, उसी प्रकार से बिंदु बी पर, किस पर? बिंदु बी पर, यहाँ पे ए और बी बिंदु ले रहा हूं मैं, यहाँ पे दो बिंदु लेकर के चल रहा हूं, बिंदु ए और बी। चाहे तो आप ले सकते हैं बिंदु बी और सी, चाहे ले सकते हैं आप बिंदु ए और सी, ठीक है। तो यहाँ पे बी बिंदु पर देखो, यहाँ पे बी बिंदु पर ताप व दाब में परिवर्तन होगा। बिंदु बी पर ताप व दाब में परिवर्तन होगा, दाब में परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन होगा? देखो, G1 लिख सकते हैं T प्लस का dt, प्रेशर में परिवर्तन होगा P प्लस का dP। इसी प्रकार G2 इक्वल्स टू होगा, G2 के मल्टीप्लाई में ताप में जो परिवर्तन होगा T प्लस का dt, प्रेशर में जो परिवर्तन होगा वो होगा P प्लस का dP का परिवर्तन होगा, ठीक है। कुछ नहीं किया अपन ने, बिंदु B पर जो ताप और दाब में परिवर्तन होगा वो परिवर्तन यहाँ पे लिख चुके हैं कि G1 T प्लस का dt, P प्लस का dP इक्वल टू G2 T प्लस का dt, P प्लस का dP। अतः इतना करने के बाद में अपने को निकालना है अब बिंदु A और B में जब परिवर्तन हुआ है तो गिब्स फलन के मान में भी परिवर्तन होगा। तो गिब्स फलन के मान में क्या परिवर्तन होगा वो अपन यहाँ पे लिखेंगे कि गिब्स फलन में परिवर्तन को, गिब्स फलन में परिवर्तन को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। अब गिब्स फलन में जो परिवर्तन होगा उसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, ध्यान रखना। G1 T1 P प्लस का DG1 होगा इक्वल टू G2 T1P प्लस का DG2 होगा, ठीक है। इसमें जो परिवर्तन होगा वो होगा
गिब्स घन में परिवर्तन जब होता है तो क्या होता है, परिवर्तन होता है G1 T1P प्लस का Dg1 इक्वल टू G2 T1P प्लस का Dg2 का गिब्स घन में परिवर्तन होता है। इसको भी मैं इक्वेशन नंबर 3 के नोट कर देता हूं। इसके बाद में अपन कह सकते हैं कि संतुलन की स्थिति तब होती है जब G1 बराबर G2 होता है। द गिब्स घन एक दूसरे के बराबर होते हैं तब संतुलन की स्थिति होती है। अब जब G1 बराबर G2 होता है तो सिंपल सी बात है कि Dg1 बराबर के Dg2 भी होगा। यहाँ चाहो तो आप यहाँ पे पहले लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ से पहले लिखने से कोई मतलब नहीं है। आगे जाकर की यह इक्वेशन काम आएगी कि संतुलन की स्थिति में G1 बराबर G2 होगा तो वहां पे मैं लिख दूंगा कि Dg1 बराबर क्या होगा, Dg2। अब लिखना चाहो तो आप यही भी लिख सकते हो, लेकिन यहां से वो इक्वेशन उठा करके वहां रखनी पड़ेगी तो मैं वहीं पे लिख दूंगा डायरेक्ट, तो उसी के नीचे अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आप इसके बाद में देखते हैं कि आईवी अवस्था। अब इसमें ऐसी बहुत सी अवस्थाएं होगी, ठीक है, A B C D E F G H तक आगे चलेगी। तो इसकी लास्टरी अवस्था की गिब्स घन की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि आईवी अवस्था के लिए गिब्स ऊर्जा का मान होगा क्या, आईवी अवस्था के लिए, आईवी अवस्था के लिए गिब्स ऊर्जा का मान होगा, क्या होगा, आईवी अवस्था के लिए गिब्स ऊर्जा का मान होगा। गिब्स ऊर्जा की वैल्यू निकालने के लिए आपको इसको फॉर्मूला पता होना चाहिए, और गिब्स ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है G इक्वल्स टू होता है E माइनस का TS प्लस का PV होता है। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे E एनर्जी को रिप्रेजेंट कर सकता है और करता है, और E की जगह अपन U भी लिख सकते हैं। U वहां पे इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, तो जहां भी इक्वेशन में U लिखा हुआ आता है वो भी इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे E लिखा हुआ है वो भी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात कौन से स्टेट की कर रहा है, आईवी स्टेट की बात कर रहा है। तो आईवी स्टेट के लिए मैं यहाँ पे आईवी से आई से नोट करूंगा तो PVI ये हो जाएगा, और इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, यह आईवी अवस्था के लिए गिब्स ऊर्जा का मान हो गया। अब मैं कहूं कि आईवी अवस्था के अलावा इस गिब्स ऊर्जा की एक अवस्था या कहूं कि प्रति अवस्था का मान में परिवर्तन क्या होगा, या प्रति अवस्था का मान क्या होगा। यह जो इक्वेशन नंबर 4 है ये आईवी स्टेट के लिए गिब्स एनर्जी की रिप्रेजेंट करता है। अब मैं कहूं कि गिब्स प्रति अवस्था की क्या होगी, तो गिब्स प्रति अवस्था, गिब्स प्रति अवस्था में होगी, गिब्स ऊर्जा है यहाँ, ठीक है, गिब्स ऊर्जा प्रति अवस्था में होगी, और प्रति अवस्था निकालने के लिए GI इक्वल्स टू होता है GI अपॉन कैपिटल N, यानी कि N ऑफ नंबर ऑफ स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। प्रति अवस्था निकाल रहे हैं तो इसकी इक्वेशन नंबर 4 से यहाँ पे प्रति यानी कि 1 होता है, इस N की जगह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगी कि EI माइनस का TSI प्लस का PVI हो जाएगा। यह इक्वेशन नंबर क्या हो गई, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। इस इक्वेशन के बाद में आगे की जो प्रोसेस करते हैं
वो प्रोसेस होती है, मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से। अब ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम यहाँ पे काम आएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्लासेस क्लैपेरॉन इक्वेशन में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज होगा। इसके बाद में जो इक्वेशन आएगी मैक्सवेल इक्वेशन में, मैक्सवेल इक्वेशन की स्टार्टिंग ही अपन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से करते हैं, तो वो यहाँ पे याद करना है, आपको याद आ जानी चाहिए, और नहीं भी होगी तो यहाँ पे एक बार वापस से मैं यहाँ पे लिखी जाएगी। और ठीक है, तो अपन इसके बाद में जो आगे की जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था कि dq इक्वल्स टू, ये TdS इक्वल्स टू चलता है, ध्यान रखना, dq इक्वल्स टू TdS इक्वल्स टू था dE प्लस का PdV होता है। वहां पे U था, अरे U पे इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पे E है वो एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो U इक्वल्स टू आप E भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई खास बात नहीं है, लेकिन अपन बात कर रहे हैं IV स्टेट के लिए बात कर रहे हैं, तो dqi हो जाएगा, TdSi हो जाएगा, DEI हो जाएगा और PdVi हो जाएगा। इसको हम कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 6। ओके, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, भाई जहां भी समझ में नहीं आ रहा हो तो वो आप पूछ सकते हैं। अब ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अब अपने को क्या करना है कि इक्वेशन नंबर 5 है उसको डिफरेंशियल की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, क्योंकि इसको डिफरेंशियल की फॉर्म में लिखेंगे तो लिखने पर अपने को इक्वेशन नंबर 6 वहां पे यूज कर सकते हैं। डिफरेंशियल फॉर्म में लिखने पर ही इक्वेशन नंबर 6 का उपयोग कर सकते हैं। तो कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 6 का, सॉरी 5 का समीकरण, इक्वेशन नंबर 5 का डिफरेंशियल करने पर, डिफरेंशियल करेंगे तो ध्यान रखना जी आई को हम लिख सकते हैं dGi इक्वल टू, ये वाले टर्म्स देखनी है, ध्यान रखना n इक्वल्स टू, वहां पे प्रति अवस्था के लिए 1 हो गया था यहाँ पे। ठीक है, लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, प्रति अवस्था के लिए n बराबर क्या था 1। इसका करते हैं DEI हो गया माइनस, एक बार t का करना है तो s को बाहर रख देंगे और s का करेंगे तो t को बाहर ले लेंगे, माइनस का मैं ले रहा हूं t का सापेक्ष किया तो dt, या ऐसे कर लो आप, मैं इस si को बाहर ले लिया, पहले मैंने t को किया तो dt हो गया, माइनस का चिन्ह, t को बाहर लिया तो si का डिफरेंशियल हो गया, प्लस नेक्स्ट स्टेप आती है प्लस PVI, इसका डिफरेंशियल करते हैं तो pk करते हैं तो vi मैंने बाहर ले लिया, ये हो जाएगा dp, प्लस p को बाहर लिया तो ये हो जाएगा dvi। इसको कहा मैं इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, इक्वेशन नंबर 5 को डिफरेंशियल की फॉर्म में लिखा है। इसके बाद में डिफरेंशियल की फॉर्म में लिखने पर ही अपन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसमें यूज कर सकते हैं। अब मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स कि इक्वेशन नंबर 6 को ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर 6 में TdSi इक्वल्स टू है DEI प्लस का PdVi, DEI प्लस का PdVi, क्या यह दोनों की दोनों टर्म्स इक्वेशन नंबर 7 में है? क्या इक्वेशन नंबर 7 में है? एक तो ये रहा DEI रहा और दूसरा PdVi, दूसरा रहा PdVi। क्या DEI और PdVi की जगह इक्वेशन नंबर 6 से मैं TdSi पुट कर सकता हूं? लिख सकते हैं, तो देखते हैं लिखने पर। देखो इक्वेशन नंबर 6 से
फ्रॉम माय इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 6 देखो, इक्वेशन नंबर 6 से यूज करता हूं यहां पे, तो dg1 इक्वल टू एज इट इज, फिर आता है dei प्लस का pdv की जगह मुझे क्या लिखना है, tdsi। ध्यान रखना, dei और pdvi की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, tdsi लिख सकता हूं। वही लिखा मैंने tdsi। ठीक है, समझ में आया। अरे यहां से मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 6 में tdsi इक्वल टू dei प्लस का pdv की जगह यहां से पुट कर सकता हूं मैं tdsi। इन दोनों इक्वेशन की जगह, टर्म्स की जगह मैं tdsi लिख सकता हूं। तो क्या बचेगा, tdsi वहां पे लिख दिया, यहाँ पे बचेगा एक तो ये टर्म बचेगी, एक ये टर्म बचेगी और एक ये टर्म बचेगी। तो लिखा क्या बचा, माइनस का si dt माइनस का tdsi प्लस का vi dp, यह इक्वेशन बची। ठीक है, इसको आप कहां गया, देखो इसको आप मिटा दो यहां से, ये आपको समझाने के लिए लिखा था। ये भी आई है यहाँ पे, ओके, ये आई है, ओके सही है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, मुझे ये बताओ इस इक्वेशन में tdsi प्लस का है और माइनस का tdsi है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइन है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो मैंने इसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो क्या बचा, ये बचा क्या, dgi इक्वल्स टू बचा माइनस का si dt प्लस का vi dp, यह इक्वेशन बची अपने पास। फाइनली क्या आया कि माइनस का si dt और प्लस का vi dp। इक्वेशन नंबर 8 के बाद में आने के बाद में हम लिख सकते हैं कि जब यहाँ दो प्रावस्थाएं हो, प्रावस्थाएं दो ली हैं अपन ने, i इक्वल्स टू i, यहाँ पे i भी प्रावस्था को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर दो प्रावस्थाएं यहाँ पर ली जाएं और ली है हमने, ठीक है, प्रावस्था फर्स्ट और प्रावस्था सेकंड, यानी कि मैं कह सकता हूं कि प्रावस्था, दो प्रावस्थाओं के लिए जब i इक्वल्स टू मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 और 2 ली जाए, तो इक्वेशन नंबर 8 से हमें दो इक्वेशंस प्राप्त होती है। वो कैसे, देखो जहां पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वहां पे i है, वहां पे एक बार मैं 1 लूंगा, ठीक है, फिर दूसरी बार मैं 2 लूंगा। तो देखो 1 ले रहा हूं तो dg1 इक्वल टू माइनस का, इसको लिख सकते हैं आप s1 dt प्लस v1 dp, राइट, इसको कहा इक्वेशन नंबर 9। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, बिल्कुल इजी है, कोई समस्या नहीं है। इसी प्रकार प्रावस्था 1 लिया है, इसी प्रकार i की जगह एक बार क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। तो i की जगह मैं 2 पुट करता हूं, तो dg2 इक्वल्स टू लिख सकते हैं माइनस का s2 dt प्लस v2 dp, इसको कहा मैंने इक्वेशन नंबर 10। इक्वेशन 9 और इक्वेशन नंबर 10 की जब कंपैरिजन करते हैं, यानी कि जब गिब्स फलन फर्स्ट और गिब्स फलन सेकंड जब दोनों संतुलन की स्थिति में होती है, यानी कि जब दोनों बराबर की स्थिति में होती है, तो हम क्या होता है कि जब प्रावस्था
प्रावस्था संतुलन, जब प्रावस्था संतुलन में हो या संतुलन की स्थिति में हो तो क्या होगा? जब प्रावस्था संतुलन की स्थिति में होगा तो Dc1 इक्वल टू क्या होगा? Dc2 होगा। इसको कहा मैंने इक्वेशन नंबर 11। जब संतुलन की स्थिति में होगा यानी कि दोनों की दोनों बराबर स्थिति में होंगे तो अपन क्या कहेंगे कि Dc1 बराबर Dc2। यह जो इक्वेशन थी अपन यहाँ पे भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ठोस बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ से उठा करके अपन यहाँ पे यूज करते थे। लेकिन यहाँ पे जब G1 और G2 की वैल्यू अपने को सामने ही दे रखी है तो अपन यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई इसका इशू नहीं है, जो आप चाहो। ओके, अब अपन इसके बाद में क्या करते हैं कि जब इक्वेशन नंबर 11 को देखते हैं, Dg1 बराबर क्या है? Dg2, यानी कि इक्वेशन नंबर 9 को बराबर कर देंगे इक्वेशन नंबर 10 के। इक्वेशन नंबर 9 और 10 का यूज करने पर फ्रॉम बाय इक्वेशन नंबर 9 एंड इक्वेशन नंबर 10 से, ठीक है, इक्वेशन नंबर 9 और इक्वेशन नंबर 10 को देखते हैं, जहां पे इनका यूज करते हैं, या ऐसा लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 9 एंड इक्वेशन नंबर 10 put in equation number 11, put in equation 11, राइट। 11 में पुट करते हैं तो इक्वेशन नंबर 9 है माइनस का S1 dt प्लस का V1 dt। ओके, इक्वेशन नंबर 10 है माइनस का S2 dt प्लस का V2 dt, राइट। इसके बाद में क्या करते हैं कि जहां पे S1 हमारा है उसको S2 के पास में ले जाते हैं, या जहां पे S2 है उसको S1 पास में ले आते हैं, और S वाली टर्म्स को पास में लाते हैं और V वाले टर्म्स को पास में ले जाते हैं। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यहां से मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो क्या होगा देखते हैं। यहां से जब इधर आएगी S2 वाली टर्म्स को इधर ले आता हूं मैं, माइनस का S1 dt, S2 वाली टर्म्स इधर आएगी तो प्लस की हो जाएगी और यह हो जाएगा S2 dt, राइट। इसके बाद में क्या करते हैं, इक्वल टू V2 यहाँ पे ऑलरेडी पहले से पॉजिटिव है तो यहाँ से V1 वाली टर्म्स को मैं V2 वाली टर्म्स के पास में ले जाता हूँ, तो V1 जब पॉजिटिव है तो उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो देखते हैं V2 dp एज इट इज, यहाँ से जब V1 dp उधर जाएगा तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, तो माइनस का V1 dp, राइट। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को देखो, माइनस का S1 है और प्लस का S2 dt है, ठीक है। ये थोड़ा सही नहीं लग रहा है तो क्या प्लस वाले टर्म्स को पहले लिख लूं और माइनस वाले टर्म्स को थोड़ा बाद में लिख लेते हैं, तो क्या आता है S2 dt माइनस का S1 इधर जाएगा, S1 dt इक्वल टू हो जाएगा V2 dp माइनस का V1 dp। ओके, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि S2 dt माइनस का S1 dt, क्या इन दोनों टर्म्स में से dt बाहर ले सकते हैं, और V वाली टर्म्स को देखते हैं तो V2 dp माइनस का V1 dp, यहाँ से भी अपन dp को बाहर ले सकते हैं। तो देखते हैं S2 माइनस का S1 बाहर लिया dt, ओके। इधर वाले टर्म्स में V2
माइनस का V1 बाहर क्या लिया, dP, राइट। इसके बाद में अपन क्या करते हैं कि dP अपॉन dt होता है, ठीक है। एंट्रोपी निकालनी है अपने को यहाँ पे, तो फिर निकालेंगे क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। तो क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, इस dt को dt के नीचे भेज देते हैं और इस V2 माइनस V1 को S2 माइनस S1 के नीचे भेज देते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कर रहा हूँ कि dP को मैं भेज रहा हूँ dt के नीचे, ठीक है। यहाँ से dP है, यहाँ से dt है, यहाँ से इस dt को यहाँ पे भेज रहा हूँ dP के नीचे। तो ये हुआ। इसी प्रकार यहाँ से V2 माइनस का V1 कहाँ जाएगा, इसके नीचे जाएगा। तो S2 माइनस का S1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V2 माइनस का V1 हो जाएगा, राइट। इसके बाद में अपन क्या करते हैं, इतना करने के बाद में अब हमें पता होना चाहिए कि गिब्स ऊर्जा कहते किसे हैं। यहाँ से जो मैं लाइन बोल रहा हूँ ध्यान रखना, वहां से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, उसी लाइन से एक फॉर्मूला निकल के आएगा अपने पास में, उसी फॉर्मूले अपन एंट्रोपी निकालेंगे। एंट्रोपी में परिवर्तन क्या होगा वो अपन यहाँ पे देखते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि गिब्स ऊर्जा कहते किसे हैं। गिब्त ऊष्मा गिब्त ऊर्जा की जो डेफिनेशन होती है वो होती है कि जब अवस्था परिवर्तन के दौरान क्या कि जब अवस्था परिवर्तन के दौरान ऊष्मा का अवशोषण होता है या उत्सर्जन होता है। क्या, जब अवस्था में जो परिवर्तन होता है, यानी कि अवस्था परिवर्तन के दौरान या तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है और ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऊष्मा का उत्सर्जन या अवशोषण होना ही गुप्त ऊष्मा कहलाती है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं अपन कि जब यदि प्रावस्था फर्स्ट से प्रावस्था सेकंड में, वहां पे डायग्राम में देखो आप लोग, जब प्रावस्था फर्स्ट से प्रावस्था सेकंड में संक्रमण से पदार्थ द्वारा ऊष्मा का अवशोषण, इस डायग्राम में देखो, जब प्रावस्था फर्स्ट से प्रावस्था सेकंड में संक्रमण के द्वारा जो पदार्थ का जो अवशोषण होता है और अवशोषण भी होता है प्रति मोल, और प्रति मोल में होता है कहां से, कौन सी प्रावस्था से, प्रावस्था फर्स्ट से लेकर के प्रावस्था सेकंड में जब संक्रमण के दौरान ऊष्मा का अवशोषण प्रति मोल में L12 हो तो एंट्रोपी में परिवर्तन क्या होगा। यहाँ पे ये लाइन आएगी, ध्यान रखना। मैं एक बार वापस से बोल रहा हूँ, इसको ध्यान से सुन लेना कि जब प्रावस्था फर्स्ट से प्रावस्था सेकंड में संक्रमण के दौरान, प्रावस्था फर्स्ट से प्रावस्था सेकंड में संक्रमण के दौरान पदार्थ द्वारा ऊष्मा का अवशोषण, पदार्थ द्वारा ऊष्मा का अवशोषण प्रति मोल L12 के रूप में होता है। अतः एंट्रोपी में जो परिवर्तन होगा वो एंट्रोपी में परिवर्तन क्या होगा, देखो एंट्रोपी में जो परिवर्तन होगा वो परिवर्तन होगा S2 माइनस का S1 इक्वल्स टू L12 अपॉन क्या होगा स्टूडेंट्स, T होगा। एंट्रोपी में जो परिवर्तन होगा वह परिवर्तन होगा NS2 माइनस का S1 इक्वल्स टू L12 अपॉन T होगा। यहाँ पे L है वो लेटेंट हीट को प्रदर्शित करता है, ध्यान रखना, अरे गुप्त ऊष्मा को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना, लेटेंट हीट बोलते हैं इसको। और 1 और 2 है वो प्रावस्था 1 और 2 होती है, यानी कि प्रावस्था 1 से 2 में संक्रमण के दौरान पदार्थ की जो ऊष्मा में जो अवशोषण होता है वो अवशोषण L12 में प्रति मोल के रूप में होता है। अतः जब परिवर्तन मोल में L12 के रूप में होता है तो उसकी एंट्रोपी में जो परिवर्तन होगा, यहाँ पे S एंट्रोपी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान रखना। S1 और S2 प्रावस्था फर्स्ट की एंट्रोपी और सेकंड की एंट्रोपी को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पे जो आएगा एंट्रोपी में परिवर्तन वो होगा
NH2 माइनस का S1 इक्वल्स टू L12 अपॉन T होगा। यदि मैं इस N को यहाँ पे भेज दूं तो क्या इक्वेशन बनेगी, H2 माइनस का S1 इक्वल्स टू हो जाएगा L12 अपॉन क्या हो जाएगा, NT हो जाएगा। और इसको कहा मैंने इक्वेशन नंबर 12। ओके, इक्वेशन नंबर 12। अब मुझे ये बताओ, इसको दे लो आप इक्वेशन नंबर 12, ये काम आएगी इक्वेशन, क्योंकि यहीं से वैल्यू अपने को पुट कर दिया। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 12 और इसको दे लो 13। ओके, अब अपन क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अब इक्वेशन नंबर 12 को देखो। इक्वेशन नंबर 12 में जहां पे S2 माइनस S1 है वहां पे अपन क्या पुट कर सकते हैं, L12 अपॉन NT लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 13 से। तो इक्वेशन नंबर 13 पुट इन इक्वेशन नंबर 12। इक्वेशन नंबर 13 पुट इन इक्वेशन नंबर 12। इक्वेशन नंबर 12 में पुट करते हैं तो देखो dp अपॉन dt एज इट इज चल रहा है, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा S2 माइनस S1 की जगह मुझे पुट करना है L12 अपॉन NT, राइट। नीचे क्या दे रखा है, V2 माइनस का V1। ओके, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। अब अपन लिख सकते हैं, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन में जहां पे दे रखा है V2 माइनस V1 को लिखा जा सकता है डेल्टा V, ठीक है। और जब n ऑफ नंबर ऑफ स्टेट्स होती है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे मैं एक चीज बता रहा हूं, n देखो V2 माइनस का V1 को मैंने क्या लिखा, डेल्टा V, यहाँ पे क्या हो जाएगा, n डेल्टा V T हो जाएगा। जब V2 माइनस V1 की जगह, इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूं, डेल्टा V लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, NT डेल्टा V होगा। और अपन n डेल्टा V को भी अपन क्या लिख सकते हैं, डेल्टा कैपिटल V के रूप से यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे स्मॉल v से रिप्रेजेंट कर दो, कैपिटल यहाँ पे V से रिप्रेजेंट करो, कोई भी इश्यू नहीं है, जब आपकी मर्जी हो जो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखने के बाद में अपने पास क्या आएगी स्टूडेंट्स, ये हो गया V2, इसको डेल्टा V लिखा, तो लास्ट में जो फाइनली जो रिजल्ट आता है क्लेसिस-क्लैपेरॉन इक्वेशन का, वो आता है L12 अपॉन डेल्टा V T होता है। और इस इक्वेशन को अपन ने नाम दिया इक्वेशन नंबर 14, और इक्वेशन नंबर 14 को ही क्लासिस-क्लैपेरॉन समीकरण कहा जाता है। तो याद रखना स्टूडेंट्स, क्लासिस-क्लैपेरॉन इक्वेशन का लास्ट का जो फॉर्मूला आता है वो आता है dp अपॉन dt इक्वल्स टू L12 अपॉन डेल्टा Vt आता है। अब ये इक्वेशन आएगी, ध्यान रखना कि मैक्सवेल इक्वेशन में भी इसके अनुप्रयोग आएंगे आगे। मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस होंगी, 4 मैक्सवेल की इक्वेशंस में मैक्सवेल के अनुप्रयोग में भी आपको एग्जाम में ध्यान रखना, बहुत ही आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। या तो आपकी एग्जाम में सिंपली रूप से देगा कि क्लासिस-क्लैपेरॉन समीकरण का व्यंजक उत्पन्न कीजिए, ठीक है। इसके साथ में दाब, या कह सकते हैं कि क्वथनांक व गलनांक पर दाब का प्रभाव क्या होता है, या तो गलनांक का ऊपर दाब का प्रभाव पूछता है या फिर क्वथनांक का ऊपर दाब का प्रभाव पूछता है, दोनों में से एक पूछता है या फिर दोनों भी पूछ लेता है, कोई भी पूछे अपन दोनों ही करवाएंगे, ठीक है। इसके बाद में आपकी जो मैक्सवेल इक्वेशन से भी आपको या तो ऐसा देगा या दे सकता है कि मैक्सवेल इक्वेशन का उपयोग करते हुए क्लासिस-क्लैपेरॉन समीकरण का व्यंजक उत्पन्न कीजिए। तो इसके लिए अपन लास्ट का फॉर्मूला, इससे पहले मैक्सवेल वाला आते ही मैक्सवेल की चारों इक्वेशंस अपन करेंगे पहले, फिर उसके बाद में बहुत इजी है, बहुत इजी है वो वाला, लेकिन दोनों का जो रिजल्ट आता है लास्ट में क्लासिस-क्लैपेरॉन समीकरण का लास्ट का रिजल्ट मैक्सवेल वाले में भी यही रिजल्ट आता है और यहाँ पे भी अपने पास यही रिजल्ट आया है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, इस इक्वेशन को याद रखना कि dp अपॉन dt इक्वल्स टू L12 डेल्टा V और T होता है क्लासिस-क्लैपेरॉन समीकरण का व्यंजक, लास्ट का फॉर्मूला, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन
कि इसका उपयोग करते हुए क्वथनांक पर दाब का प्रभाव क्या होता है और गलनांक पर दाब का प्रभाव क्या होता है। ठीक है, तो आप इसको एक बार पहले देखिए, मैं यहां से इसको थोड़ा बहुत मिटा देता हूं। ठीक है, यहां पे ये मिटा लेता हूं मैं, ये वाला मिटा लेता हूं। बहुत सिंपल सी है, ये थोड़ा थ्योरेटिकल है लेकिन इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो बहुत इजी है, क्लासेस क्लैपेरॉन इक्वेशन है, बहुत इजी है, पूरा का पूरा मैथमेटिकल पार्ट है। ठीक है, पूरा आपको मैथमेटिक्स की तरह इसको सॉल्व करना है, बस पॉइंटे और फॉर्मूले याद करना है आपको। ठीक है, और जो मैंने फॉर्मूला बताया है इसमें क्लासेस क्लैपेरॉन इक्वेशन में जो फॉर्मूला बताया है किसका, गिब्स ऊर्जा का, गिब्स ऊर्जा का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा था कि G इक्वल्स टू E माइनस का TS प्लस का PV। ठीक है, एक ही यहाँ पे एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है और कई में यहाँ पे एक ही जगह U भी लिखा हुआ आता है, तो घबराने की बात नहीं है, दोनों के दोनों एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, U रिप्रेजेंट करता है इंटरनल एनर्जी को और E रिप्रेजेंट करता है नॉर्मल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, तो E और U दोनों के दोनों एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो जहाँ पे गिब्स फलन में E की जगह U लिख सकते हैं और U की जगह E लिख सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ठीक है, बस आगे देखते हैं कि क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। देखो इसके साथ में ये जरूर पूछता है क्वथनांक पर दाब का प्रभाव, यानी कि क्वथनांक पर जब दाब बढ़ाया जाता है तो क्या होता है और दाब घटाया जाता है तो क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ये है। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसे पूछा था कि क्लासेस क्लैपेरॉन समीकरण को उत्पन्न कीजिए और इसके द्रव्यमांक तथा गलनांक पर दाब का प्रभाव, ऐसे भी पूछ सकता है द्रव्यमांक तथा गलनांक पर दाब का प्रभाव क्या होता है वो समझाइए। तो देखते हैं यहाँ पे क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। अब देखो इसमें मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुना कि जब किसी, ध्यान से सुना कि जब किसी द्रव पर जब किसी द्रव पर, या कह सकते हैं कि जब किसी द्रव का क्वथनांक, ठीक है, यहाँ पे द्रव क्वथनांक क्या होता है जानते हो, क्वथनांक होता है कि जिस टेम्परेचर पर द्रव उबलना स्टार्ट हो जाता है वह क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, कि जिस तापमान पर पदार्थ यानी कि द्रव का उबलना, लिक्विड का उबलना क्वथनांक कहलाता है। जिस टेम्परेचर पर जल उबलता है, कोई भी चीज होता है, द्रव उबलता है, द्रव में XYZ कुछ भी ले सकते हो आप, लेकिन लिक्विड होना चाहिए। ठीक है, जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का उबलता है वह उस टेम्परेचर क्या कहलाता है, द्रवनांक, क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। क्वथनांक पर दाब का प्रभाव देखने पर जब किसी द्रव का क्वथनांक T, टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है, और क्वथनांक T मतलब जिस टेम्परेचर पर वह उबलता है तब। ठीक है, तो देखते हैं कि जब किसी द्रव का क्वथनांक T पर द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तन होता है, इसमें द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, ध्यान रखना, द्रव से कहां, कौन से स्टेट में प्रदर्शित हो रहा है, गैस में। अरे तुमको ये तो पता है ना कि पदार्थ की कितनी स्टेट होती है, किसी पदार्थ को कितने भागों में बांटा जा सकता है, 3 भागों में। कौन सा, ठोस, द्रव और गैस। ये तो आपने 9th और 10th में भी बहुत चलता था, ये पढ़ा है। ठीक है, तो क्वथनांक पर दाब के प्रभाव को देखते हैं। तो जब किसी द्रव के क्वथनांक T पर, ठीक है, जब किसी द्रव के क्वथनांक T पर द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है, ठीक है, जब कोई द्रव का क्वथनांक T द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन होता है तो इसका आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ध्यान रखना स्टूडेंट, जब कोई द्रव का क्वथनांक T ताप पर, या कह सकते हैं कि जब कोई द्रव से गैस अवस्था
अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसका आयतन क्या होगा। मैं लिखूंगा नहीं, इसमें थ्योरी बिल्कुल भी नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे समझाऊंगा, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान से सुनने की कोशिश करना यहाँ, ठीक है। तो इसका आयतन, इसका मतलब है कि बढ़ना, जब मैं ऊपर एरो का निशान लगाऊं तो बढ़ना, और जब नीचे एरो का निशान लगाऊं तो समझना कि घट रहा है, ठीक है। ये दोनों के दोनों सिंबल यहाँ पे मैं यूज करूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ इसको, ठीक है। इसका आयतन क्या होगा, आयतन बढ़ जाएगा। जब आयतन बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि लेटेंट हीट L, टेम्परेचर T और डेल्टा V, डेल्टा V को मैंने क्या लिखा था, V2 माइनस का V1 लिखा था। इन तीनों के तीनों की वैल्यू धनात्मक होती है, और जब ये तीनों की तीनों धनात्मक होती है तो dP अपॉन dt, इक्वेशन नंबर 14 को देखना, क्या, जब L यहाँ पे अवशोषित ऊष्मा लेटेंट हीट को रिप्रेजेंट करता है, T टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है, जब इन तीनों की वैल्यू का मान भी धनात्मक होता है, कब होता है, जब द्रव कोई होता है, जब गैस में परिवर्तित होता है तो उसका आयतन बढ़ जाएगा, आयतन इंक्रीज हो जाएगा, आयतन बढ़ेगा तो LT और डेल्टा V का मान धनात्मक होगा, और जब इन तीनों का मान धनात्मक होता है तो dP अपॉन dt का मान भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, धनात्मक ही होगा, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं करना। जब किसी द्रव का क्वथनांक T ताप पर कोई द्रव गैस अवस्था में कन्वर्ट होता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है, आयतन बढ़ेगा तो LT डेल्टा V और V2 माइनस का V1 धनात्मक होगा। जब यह धनात्मक होगा तो dP अपॉन dt का मान भी धनात्मक होगा, और dP का मान जब धनात्मक होता है तो सिंपल सी बात है कि dt का मान भी क्या होगा, धनात्मक ही प्राप्त होगा, धनात्मक ही हमको मिलेगा। इसके बाद में अपन क्या करते हैं कि यदि अपन कहें कि दाब में वृद्धि करने से उसके क्वथनांक में भी वृद्धि हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ, ये वाली लाइन ध्यान रखना, क्या कि क्वथनांक पर दाब के प्रभाव क्या पड़ते हैं। अब ध्यान रखना, दाब काम आएगा, क्वथनांक क्या प्रभाव पड़ेगा इसके ऊपर, ठीक है। देखो, अब देखो, दाब में मैं वृद्धि करूंगा जब ये सारी की सारी सिचुएशन ये अधिकतम होती है, ये पॉजिटिव होती है, ये भी पॉजिटिव होती है, तो इस सभी इक्वेशन से दाब में जब मैं वृद्धि करता हूं तो क्वथनांक में भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, वृद्धि हो जाती है। और जब दाब में जब मैं कमी करता हूं तो क्वथनांक भी क्या हो जाता है, क्वथनांक में भी कमी हो जाती है। यानी कि मैं जब दाब बढ़ाऊंगा तो क्वथनांक बढ़ जाएगा, और दाब घटाऊंगा तो क्वथनांक भी घट जाएगा। तो क्वथनांक पर दाब का प्रभाव आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं कि जब किसी द्रव क्वथनांक T पर द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसका आयतन का मान बढ़ जाता है, और आयतन का मान बढ़ जाता है तो LT डेल्टा V इक्वल्स टू क्या होता है, V2 माइनस का V1 आप लिख सकते हैं, लिखना चाहो तो डेल्टा V भी डायरेक्ट लिखोगे तो समझ जाओगे, ठीक है। तो उसका मान भी धनात्मक होता है, जब धनात्मक होता है तो dP अपॉन dt का मान भी धनात्मक होता है, और dP का धनात्मक होता है तो dt भी धनात्मक होता है। तो फाइनली रूप से अपन बोल सकते हैं कि जब दाब को बढ़ाया जाता है तो क्वथनांक भी बढ़ जाता है, और जब दाब को घटाया जाता है तो क्वथनांक भी घट जाता है। यह था इसकी मेन चीज, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है, कोई समस्या, ठीक है। अब क्या करते हैं, फर्स्ट चीज हो गई ये, आप इसकी चाहे तो फर्स्ट केस लिख सकते हो आप, ठीक है, केस फर्स्ट लिख सकते हो क्लासेस पेंडुलम समीकरण की। सेकंड जो केसेस आती है वो केस आती है आपकी, ध्यान रखना, गलनांक पर दाब का प्रभाव। ओके, देखो, क्वथनांक द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, और गलनांक ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित होगा।
होगा। ठीक है, गलनांक क्वथनांक को ध्यान रखना। क्वथनांक कौन से स्टेट में परिवर्तित हो रहा है? क्वथनांक हो रहा है द्रव से गैस में, और जो गलनांक यानी कि गलना जिस स्टेट पर जिस टेम्परेचर पर वह गलना प्रारंभ हो जाता है, गलेगा कौन? जो ठोस होगा, सॉलिड होगा, कठोर होगा, वही तो गलेगा। ठीक है, तो नाम से पता चल रहा है गलनांक। तो ध्यान रखना, जब सॉलिड होता है, ठोस या लिक्विड में कन्वर्ट होता है, ठीक है, इस बिंदु पर जब क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें बहुत मजे की बात आएगी। दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। पानी आप सबसे सब नाम ने सुना होगा, आपने पढ़ा भी है। ठीक है, कि उसके दाब बढ़ाने पर पानी पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जब पानी होता है ना, बताऊंगा मैं यहाँ पे, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ध्यान रखना कि पानी को, अरे जल, ठीक है, जानते हो, ठीक है, पानी के ऊपर क्या होता है कि जब पानी ठोस से जब द्रव अवस्था में आता है ना, बदलता है ना, चेंज होता है ना, परिवर्तन होता है ना, तब उसके आयतन में कमी होती है। ध्यान रखना, पानी के अलावा, क्या बोल रहा हूँ, पानी एक ऐसी है कि जब ठोस से जब द्रव अवस्था में कन्वर्ट होता है तो उसके आयतन में कमी होती है, और पानी के अलावा जितने अन्य भी ठोस पदार्थ होते हैं, वह ठोस पदार्थ क्या हो जाता है, उनका आयतन बढ़ जाता है। कब बढ़ता है? पानी के अलावा या पानी के अतिरिक्त जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं, उन सभी ठोस पदार्थों का आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। देखना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इसमें दो केसेस, मतलब पानी का भी बताऊंगा, ध्यान रखना, और अन्य ठोस पदार्थों का भी बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे मैं ले रहा हूँ कि जब ठोस पदार्थ, जब ठोस द्रव में कन्वर्ट होता है, ठीक है, किसमें परिवर्तित हो रहा है? जब ठोस द्रव में परिवर्तित होता है तो पानी के अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त? पानी के अतिरिक्त, यहां पे लिख देता हूं, पानी के अलावा, पानी के अतिरिक्त आयतन का मान बढ़ जाता है। पानी का मान, पानी का जो आयतन होगा वो कम होगा, ध्यान रखना, ठोस से द्रव में कन्वर्ट होगा तब, और अन्य सभी पदार्थों के जो ठोस होते हैं, पानी के अलावा उनका आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। पानी के अलावा आयतन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। बस जब आयतन बढ़ेगा तो यहाँ तक की पूरी कंडीशन क्या होगी, सेम होगी। यहाँ तक की पूरी कंडीशन सेम होगी। क्या? जब आयतन बढ़ेगा तो एल टी डेल्टा वी, एल टी और डेल्टा वी का मान क्या होगा, धनात्मक होगा। जब इनका मान धनात्मक होगा तो क्या होगा, डीपी अपॉन dt का मान भी क्या होगा, dp अपॉन dt का मान भी क्या होगा, धनात्मक होगा। और जब धनात्मक होता है तो दाब बढ़ाने पर आप सभी जानते हैं कि गलनांक भी बढ़ जाता है। कब होता है? जब आयतन बढ़ता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली चीज। जब ये मान कि ठोस जब द्रव अवस्था में पानी के अलावा होता, बढ़ते जितने भी पदार्थ होते हैं उनका आयतन का मान बढ़ जाता है। इसके बाद में अपन क्या करते हैं, देखना, पानी की अपन बात करते हैं कि जब पानी ठोस से द्रव अवस्था में कन्वर्ट होता है तो इसके आयतन में कमी होती है। ठीक है ना, पानी का आयतन में क्या होता है, पानी के आयतन में क्या होती है, कमी होती है। पानी के आयतन में कमी होती है, या पानी ठोस अवस्था में कब होगा, अरे बर्फ बनेगी तभी तो ठोस अवस्था में होगा पानी। जब बर्फ बन जाए वो जम जाती है तो ठोस अवस्था होगी। अब जब पिघल जाती है बर्फ तो द्रव अवस्था में होगी, और जब पानी को उबाल लेते हैं तो ऊपर क्या होगी, वाष्प अवस्था में हो जाती है, वाष्प बनकर के ऊपर उठ जाता है। सिंपल सी बात, इतना तुम समझते हो सब। ठीक है, ओके। पानी का आयतन कम हो जाता है, जब पानी का आयतन कम हो जाता है तो एल टी और डेल्टा वी भी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ए भी इनके मान में कमी हो जाएगी, और जब इनके मान में कमी हो जाती है तो फिर क्या होगा, मैं यहाँ पे बता देता हूँ इसको। ठीक है, ठीक है, इतना बोलते इतना हो जाएगा। ठीक है, देखो इनके मान में क्या होगी, कमी होगी। जब इनके मान में कमी होगी तो डेल्टा पी अपॉन dt के मान में भी क्या होगी, कमी होगी।
ठीक है, जब इनके मान में कमी होगी तो LT DT भी ऋणात्मक होंगे, जब ये ऋणात्मक होंगे तो dP अपॉन dt भी ऋणात्मक होंगे, और dP अपॉन dt जब ऋणात्मक होते हैं तो P भी ऋणात्मक होता है, तो dt भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अतः हम कह सकते हैं कि दाब में वृद्धि से, ठीक है, अब यहाँ पे देखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दाब में वृद्धि होगी यानी कि इंक्रीज होगा, पानी ले रहा हूं, बर्फ होगी, ठीक है, जब दाब में वृद्धि होगी तो बर्फ के गलनांक में क्या होगी, कमी होगी, ठीक है, जब दाब में वृद्धि होगी तो बर्फ के गलनांक में कमी होगी, और जब दाब में कमी होगी तो बर्फ के गलनांक में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे कंफ्यूजन होने की आपको कोई भी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग नहीं होंगे यहाँ पे। तो दाब में वृद्धि से बर्फ के गलनांक में कमी, और दाब में कमी से गलनांक में, किसके गलनांक में, बर्फ के गलनांक में क्या होगी, अरे यहाँ पे ये बर्फ का गलनांक है, ठीक है, बर्फ नहीं है, लिख लेना आप लोग, बर्फ का गलनांक, गलनांक, ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स, अपने ने क्या किया, पानी के अलावा, पानी की बात कर रहे हैं, वाटर की बात कर रहे हैं, ठीक है, और पानी ठोस में कब कन्वर्ट होता है, जब बर्फ जम जाती है, उसको फ्रीजिंग पॉइंट पर, इतना फ्रीज जमने पर, टेम्परेचर लो करने पर वह क्या बन जाती है, फ्रीज में बर्फ में कन्वर्ट हो जाती है। जब दाब में जब मैं वृद्धि करता हूँ तो बर्फ का गलनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कमी हो जाएगी। जब दाब में जब कमी करता हूं तो बर्फ के गलनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उसमें वृद्धि हो जाएगी। और यह वृद्धि क्यों हो जाएगी, क्योंकि उसके आयतन क्या होता है, कम होता है। पानी का बर्फ से पानी में बदलने पर आयतन में कमी होने के कारण यह अपनी कंडीशन होती है। तो आप कह सकते हैं कि गलनांक पर दाब का प्रभाव को समझने के लिए पानी का तो क्या होता है, पानी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, जब दाब बढ़ेगा तो बर्फ गलनांक कम होगा, और जब दाब कम होगा तो बर्फ गलनांक क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों एरो का निशान से आप समझ लीजिए, ऊपर कर रहा हूँ तो इंक्रीज हो रहा है, नीचे कर रहा हूँ तो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यह है अपना क्वथनांक पर दाब का प्रभाव, गलनांक पर दाब का प्रभाव। यहाँ से क्लासेस क्लैपिरॉन समीकरण कंप्लीट है, यहाँ से जब क्वेश्चन पूछेगा तो यही से क्वेश्चन पुट होगा, ठीक है, और कहीं से क्वेश्चन पुट नहीं होगा। ओके, पूछता है तब ये पूछता है, साथ में दोनों भी पूछ लेता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, ये नहीं कि क्लासेस क्लैपिरॉन समीकरण को देख ही आप लोग यह कि सिर्फ इस इक्वेशन पुट कर दो, ठीक है। उसके आगे भी क्वेश्चन भी पढ़ना आप लोग, क्वथनांक का प्रभाव और गलनांक का प्रभाव, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे मैक्सवेल इक्वेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऑफलाइन क्लासेज होती तो मैं डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि आपकी एग्जाम में पुट होगी, ठीक है, लेकिन अपन बाद में नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।